नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से ठीक 1 घंटे बाद देश को संबोधित करने जा रहे हैं और इस खबर को ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ऐसे भी कहा जा सकता है कि आखिरकार पीएम नरेंद्र मोदी तोड़ेंगे चुप्पी। जी हां, इसे चुप्पी तोड़ना ही कहा जाएगा, क्योंकि 22 तारीख से यानी 22 अप्रैल से देश इंतजार कर रहा था कि पहलगाम हमले के बाद देश को सुरक्षा का भरोसा दिलाने के लिए आखिर नरेंद्र मोदी क्या करते हैं और क्या कहते हैं। बिहार में नीतीश कुमार के साथ सभा करते हुए 24 तारीख को यह कहना तो आसान था कि आतंकियों को धरती के आखिरी कोने तक जाकर पकड़ा जाएगा और कल्पना से परे सजा दी जाएगी। जरा सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को, 22 अप्रैल की घटना, 24 अप्रैल को सीधे पहुंचते हैं बिहार के मधुबनी और वहां पर सीधे आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने की बात करते हैं। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है। पहले सुन लीजिए क्या कुछ कहा था, जस्ट रिकॉल करने की बात कर रहा हूं, रिकॉल कर लीजिए। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। कल्पना से परे सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी, ये कह रहे थे बिहार के मधुबनी में नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ 6 और 7 मई की दरमियानी रात और इसमें सफलता मिल रही थी। पाक के हौसले पस्त हो रहे थे कि अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने खबर दे दी कि अब सीज फायर हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखकर इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा क्या, वो भी आपको बता दे रहा हूं। ट्रंप ने लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यस्थता में रात भर चली लंबी बातचीत के बाद मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों को बुद्धिमत्ता का उपयोग करने के लिए बधाई। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ये लिखकर इन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया कि दोनों देश सीज फायर को तैयार हो गए हैं। इस मैसेज के बाद लोग हैरान रह गए कि मोदी ने न तो ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद कुछ कहा और अब लड़ाई खत्म करवाने का ऐलान भी ट्रंप ही कर रहे हैं। तो भारत सरकार क्या कर रही है और अमेरिका इस लड़ाई में कहां से आ गया? जो अमेरिका कहता था कि आप दोनों निपट लीजिए, हम आप दोनों के बीच में नहीं आएंगे। और ऐसे भी दोनों राष्ट्रों के बीच शिमला समझौता यही है कि दोनों राष्ट्र अपने अंदरूनी दोनों के बीच जैसे भी जिस भी ढंग के कॉन्फ्लिक्ट होंगे उसको खुद निपटाएंगे। तो ये अमेरिका कहां से आ गया? विपक्ष कहता रहा कि नरेंद्र मोदी जी, सर्वदलीय बैठक में आप शामिल होइए। एक नहीं, 2-2 सर्वदलीय बैठक आपने बुला ली, ऑल पार्टी मीट, लेकिन उसमें मोदी जी नहीं आए। इसकी अध्यक्षता आपने करवा ली देश के रक्षा मंत्री से, यानी राजनाथ सिंह से। मोदी ने उस समय भी विपक्ष की नहीं सुनी। संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों चिट्ठी लिखते रहे। नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब भी नहीं दिया। लगातार कल भी एक चिट्ठी आई राहुल गांधी की, कल हम दिखा रहे थे, आज अगर दिखा सकते हैं तो उसको भी दिखा देंगे हम, कि राहुल गांधी ने फिर से चिट्ठी कल लिखी कि साहेब, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, सर्वदलीय बैठक में आइए और साथ में संसद का विशेष सत्र आप बुला लीजिए। लेकिन कोई जवाब नहीं। मोदी से राष्ट्र को संबोधित करने की मांग होती रही, मोदी चुप बैठे रहे, या उच्च स्तरीय बैठकों में हाई कमेटी की बैठक होती रही और उस बैठक में ये देखिए चिट्ठी लिखे थे राहुल गांधी। कल की चिट्ठी है, 10 तारीख की चिट्ठी, कल 11, आज 12 है। परसों शाम को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी राहुल गांधी ने। लेकिन इसके बाद मोदी चुप बैठे रहे। उच्च स्तरीय बैठकों में उनके होठ हिलते हुए दिखते रहे। जरा उच्च स्तरीय बैठक की भी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। ये तमाम चीजें रिकॉल इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि अभी से ठीक 53 मिनट बाद, 53 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। 8 बजे देश को संबोधित करने जा रहे हैं। अगर डर लग रहा हो तो शांत बैठ जाइएगा, पहले से चाय वाय पी लीजिए। ये देखिए नरेंद्र मोदी जी, कोई गर्दन हिला रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई होठ हिला रहा है और सब लोग इस
हिलते हुए होठों को देख रहे हैं, जिसमें वो क्या कह रहे हैं ये तो लिप रीडिंग एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। खैर, अब उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मोदी अब राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो पता चल ही जाएगा कि सरकार ने अब तक क्या किया या क्या करने वाली है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी ने जो बात कही थी कि आतंक के आकाओं को आखिरी छोर तक खोज खोज कर उनको सबक सिखाएंगे, क्या सबक सिखा दिया है? यह बड़ा सवाल है। अब सवाल इन सब के बीच ये भी है, बड़ा सवाल ये भी है कि क्या अमेरिका की दखलंदाजी से बीजेपी को ऐसा नुकसान हो गया है जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी? जी हां, अमेरिका की दखलंदाजी के कारण बीजेपी को बड़ा नुकसान हो गया है और इसलिए नरेंद्र मोदी को अब चुप्पी तोड़नी पड़ रही है, जिसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। क्योंकि मोदी अचानक राष्ट्र को संबोधित करने के लिए राजी आखिर कैसे हो गए? आप जानते हैं कि अमेरिका के बीच में आने से, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका के आने से देश में न केवल विपक्ष ने बल्कि बीजेपी के समर्थकों ने भी कई सवाल उठाने शुरू कर दिए। सेना भी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के डेवलपमेंट बताती रही। आज भी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप जानते हैं, लेकिन एकदम युद्ध विराम की बात से यह मैसेज भी गया कि सेना का हौसला इसमें कमजोर करने की कोशिश की गई। बीजेपी को इन बातों से समझ आ गया कि इस बार उसे नुकसान हो सकता है। कल जेपी नड्डा के घर पर तमाम मंत्रियों की बैठक हुई। राजनाथ सिंह थे, तमाम मंत्री जिनका भी नाम लीजिए सब मौजूद थे, बीजेपी के, खासकर बीजेपी के अलावा नहीं, एनडीए के दूसरे दलों के नहीं, बीजेपी के तमाम मंत्रियों की बैठक हुई कल। और आज भी बैठकों का दौर जारी रहा, चलता रहा जेपी नड्डा के घर। लेकिन आज महासचिवों की बैठक थी, बीजेपी के महासचिवों की। और अब मंगलवार यानी कल से बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी, जो 10 दिनों तक चलेगी। कल 13 तारीख है, 23 तारीख तक। यह सारी कवायद इसलिए है ताकि राष्ट्रवाद का बीजेपी का एजेंडा, राष्ट्रवाद का नरेंद्र मोदी का एजेंडा सेंटर पॉइंट में बना रहे, वरना मोदी की चुप्पी और ट्रंप के बयानों ने बीजेपी को तो उलझन में डाल ही दिया है। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी के राष्ट्र के संबोधन के बाद फिर बदलेंगे हालात और क्या नुकसान की भरपाई कर पाएगी खुद बीजेपी। लेकिन क्या नुकसान डोनाल्ड ट्रंप ने करवा दिया है? ट्रंप के बयान से परेशानी में फंस गई है बीजेपी और परेशान हो गए हैं नरेंद्र मोदी, इसलिए बाहर आना पड़ रहा है, इसलिए राष्ट्र को संबोधित करना पड़ रहा है। ये तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा यह भी है सवाल कि भारत दुनिया के पटल पर, विश्व पटल पर जो भारत की जो विदेश नीति है अब क्या कमजोर पड़ गई है? नरेंद्र मोदी की पिछले लगभग 15-17 दिनों की जो चुप्पी है, इस चुप्पी के मायने क्या हैं? लगातार चुप रहे नरेंद्र मोदी ने, सिर्फ और सिर्फ बिहार में जाकर आतंक के आकाओं को चुनौती दी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कहीं कुछ नहीं कहा। सार्वजनिक मंच से कुछ अगर एक आध शब्द कहीं बोल दिए, लेकिन उसके बाद से तो वो दिखे भी नहीं। जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक नहीं बल्कि 2-2 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके, संसद का विशेष सत्र बुला चुके, उसमें बहस हो चुकी। अपने यहां देश में, भारत में संसद के विशेष सत्र बुलाने की डिमांड विपक्ष लगातार कर रहा है, लेकिन इस पर चुप्पी है। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री का नहीं आना और चुप्पी, क्या मायने हैं? लेकिन इस चुप्पी को तोड़ने का काम भी, तोड़वाने का काम भी क्या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं? वो भी तब जबकि खुद राष्ट्रवादी पार्टी जो कहती है अपने आप को, उसके राष्ट्रवाद के एजेंडे पर प्रहार हो गया है। इसलिए चलिए, ये तमाम सवाल आपके सामने फ्रेम कर रहा था, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, शकील अख्तर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास ही। डॉक्टर साहब, जरा आपसे समझूं, नरेंद्र मोदी अभी से 49 मिनट बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसलिए मैं 53, 49 इसलिए कह रहा हूं कि पिछले 3 घंटे से काउंटडाउन चल रहा है तमाम चैनलों पे, तो थोड़ा हम भी काउंटडाउन कर लेते हैं। हम भी इंतजार कर रहे थे मोदी जी का, इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री 56 इंची कुछ तो बोलेंगे।
सुनेंगे हम भी, और हम तमाम साथियों को सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले सवाल एक बड़ा है डॉक्टर साहब, और ये सवाल न सिर्फ आपके लिए, ये सवाल हम सब के लिए, आप चारों के लिए विशेषकर, कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कारण नरेंद्र मोदी आज चुप्पी तोड़ने जा रहे हैं? क्या राष्ट्रवाद का एजेंडा यहां पर ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की पार्टी और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता इस अचानक सीज फायर से काफी फायर हो गए हैं, नाराज हो गए हैं, इसलिए चुप्पी तोड़नी पड़ रही है? तमाम सवाल हैं। जी राजीव जी, कई सवाल हैं और उन सारे सवालों के जवाब आज देश के प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन में मिलना चाहिए। मिलेंगे कि नहीं हम नहीं जानते कि आज के उनके भाषण में सचमुच कुछ सार गर्भित होगा या ऐसे ही सेब बांट तोले जाएंगे, कद्दू का बेर, बेर का कद्दू बनाया जाएगा, हम नहीं जानते। लेकिन आज धन्यवाद भारत की जनता की तरफ से जरूर देना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। आपकी तरफ से भी, हम सब लोग जो चार इस वक्त पटल पर हैं, और तमाम वे सारे लोग जो देश के प्रधानमंत्री गुहार लगा रहे थे। अगर मैं थोड़ा सा देशी मुहावरे में कहूं तो हम लोग हा खा रहे थे कि हुजूर माई बाप को तो बताइए कि क्या हुआ है। तो प्रधानमंत्री ने हम सब लोगों की ये हाहाकारी जो अपील थी उसे सुन लिया है और अब वे देश के साथ संवाद करने आ रहे हैं। यद्यपि यह संवाद एक तरफा है, कोई सवाल करने वाला नहीं होगा। आप स्क्रीन में घुसकर सवाल तो राजीव रंजन जी पूछ नहीं पाएंगे, 11 साल से नहीं पूछ पाए राजीव जी, तो आप कैसे पूछे? लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि एक पारदर्शी लोकतांत्रिक राष्ट्र में देश का मुखिया इतने बड़े मुद्दे पर सब कुछ साफ साफ परोस कर रख दे। अब आते हैं कि पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आज उन्हें देश के सामने आना पड़ रहा है। एक तो यह हुआ कि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस और बाकी के विपक्षी दलों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई है सरकार के साथ, सेना के साथ, उससे एक नैतिक दबाव प्रधानमंत्री के ऊपर आ गया है। भले वे प्रधानमंत्री होते हुए नेता प्रतिपक्ष को या सबसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उत्तर न दें, इसके बावजूद बार बार लिखी जा रही चिट्ठियां, बार बार की जा रही अपीलें, और तीसरा वो कोण जिसका आपने संकेत किया, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इशारा या यूं कहा जाए निर्देश कि हमको 3 दिन हो गए सीज फायर की घोषणा किए हुए, आपने सिर्फ अपने विदेश सचिव को सामने लाकर रख दिया, आपने अब तक दुनिया को क्यों नहीं बताया कि सीज फायर हो गया है? हो सकता है यह भी कहा गया हो कि उसकी शर्तें भी बताएं, यद्यपि इसकी उम्मीद कम है राजीव जी कि आज राष्ट्र के नाम संबोधन में वे शर्तें भी बताएंगे। अभी डीजीएमओ स्तर की दोनों देशों में बातचीत शायद कल से शुरू होगी, मंगलवार से, उसमें कुछ चीजें टेबल पर तय होंगी। लेकिन आज का उनका संदेश इतना ज्यादा प्रतीक्षित है कि इससे पहले कि उनके 8 बजे के राष्ट्र के नाम संबोधनों से डरे हुए लोग आज भी डरे हुए हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, राष्ट्र का विषय है। एक नई चीज राजीव जी जो हुई है, एक तो हाँ, एक बहुत जरूरी जानकारी जोड़ दूं जी। हम लोग लगातार पिछले 3 दिन से कह रहे थे कि अगर सचमुच में ये लड़ाई, ये संघर्ष, जिसे अब युद्ध भी कह सकते हैं क्योंकि युद्ध विराम शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जी, अगर इसमें कोई विजय जैसी बात होती, सफलता या कामयाबी जैसी बात होती, हम सेना की सफलता को कहीं से भी कमतर नहीं कर रहे, हम सैल्यूट करते हैं भारत की तीनों सेनाओं को। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वरना भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही थी। लेकिन अब वो शायद नींद से जागी है, और एक जो सूचना मैं साझा करना चाहता हूं, प्रकाश जी इसकी पुष्टि कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी एक सूचना दी है कि 13 मई से 23 मई तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में विजय यात्राएं, तिरंगा यात्रा निकालेगी। यानी अब तक जो कुछ उधड़ गया उस पर तुरपाई करने की कोशिश हो रही है, ताकि अब देश को यह बताया जा सके कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बड़ी सफलता हासिल कर ली है कि वोट मांगने की नौबत भी आ जाएगी इन तिरंगा यात्राओं के बाद। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सर। वो विषय है पाकिस्तान के किराना पहाड़ी स्थित
परमाणु ठिकानों पर हमले की तथाकथित खबर का। पिछले 2 दिनों में फेस सेविंग के लिए खबर फैलाई गई कि भारत की वायुसेना ने किराना पहाड़ी, जो पाकिस्तान में, जहां पाकिस्तान की परमाणु इकाइयां हैं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, जो छुपी हुई बात नहीं है, वहां पर भारत ने बमबारी की, उससे विकिरण फैला। अमेरिका से एक विशेष विमान आया, उसमें 4 एक्सपर्ट इस रेडिएशन के सैंपल कलेक्ट करने आए। उसके बाद पाकिस्तान ने गुहार लगाई और अमेरिका ने दखल देकर सीज फायर किया। राजीव जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब यह सवाल पूछा गया तो हमारे सैन्य अधिकारियों ने खिल्ली उड़ाने के स्वर में कहा, अरे वहां पर परमाणु ठिकाने, हमें तो पता ही नहीं था। यह इतना हास्यास्पद दावा है, यद्यपि इस खबर का पूरी तरह खंडन हो चुका है। भारत की वायुसेना ने ऐसा कुछ नहीं किया और भारत की वायुसेना करना भी नहीं चाहती, करेगी भी नहीं। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंडर साझा करना चाहता हूं जी। भारत और पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, पूरी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं, यह सबको पता था, लेकिन उसने घोषित नहीं किया था। पोखरण 2 के बाद 1998 में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन उससे पहले 1988 में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब 31 दिसंबर 1988 को भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था न्यूक्लियर हथियारों के उपयोग को लेकर, जिसे नो फर्स्ट यूज के रूप में माना जाता है कि भारत की नीति यह है कि हम पहले एक दूसरे पर, हम अपनी तरफ से किसी पर परमाणु हथियार का प्रयोग नहीं करेंगे। उससे भी बड़ी बात उस समझौते में यह थी कि हर साल 1 जनवरी को, साल के पहले दिन, दोनों देश अपने एक दूसरे को अपने अपने परमाणु ठिकानों की, परमाणु शक्ति की जानकारी दें। जी राजीव जी, अभी इसी 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने लिखित में जानकारी पाकिस्तान से साझा की है। पाकिस्तान ने भी वे जानकारियां हमारे साथ साझा की। तो जो लोग ये तूमार बांध रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, परमाणु सुविधाओं पर, संयंत्रों पर कोई बमबारी की थी, वो सिरे से गलत है। ये सारी खबरें सिर्फ इसलिए फैलाई जा रही हैं कि किसी तरह से भारत सरकार, मोदी सरकार का चेहरा बचाया जा सके। मैं 1101वीं बार कह रहा हूं, भारत की तीनों सेनाओं के पराक्रम पर भारत को, देश को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो देश का राजनैतिक नेतृत्व है, उसकी क्षमताओं पर, उसकी दृढ़ता पर बेहद संदेह है और उसकी नेतृत्व क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मैं दूसरे चरण में इसके राजनयिक पक्ष पर भी बात करूंगा, राजीव जी, जब आप अवसर देंगे, कि इस मौके पर हम किस तरह दुनिया में अकेले से, ठगे से हठात खड़े रह गए। हमारे साथ नाम लेवा भी 1-2 देशों के सिवा कोई नहीं आया। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये बहुत तेज़ी से ये खबर फैली कि परमाणु ठिकानों पे अगर हमला भारत ने कर दिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। और उसके बाद फिर जेडी वेंस और ने वहाँ के प्रधानमंत्री से बात की, अपने यहाँ प्रधानमंत्रियों से बात हुई, और उसके बाद की कहानी सब कुछ है। एक छोटा सा वीडियो मैंने आज दिन में बनाया है, उस वीडियो को अगर चाहें तो आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देखा हो तो। उसमें ये तमाम बातें, तमाम घटनाक्रम जो डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे हैं, वो घटनाक्रम उसमें है ऑलरेडी। और उसके अलावा कुछ मीडिया संस्थानों जैसे CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, द टेलीग्राफ लंदन, इन लोगों ने क्या कुछ लिखा और कैसे मैनिपुलेट हुआ, खबरें कैसे इधर से उधर, उधर से इधर हुई, कैसे रफ़ाल को लेकर बातें हुई कि भारत के 3 रफ़ाल को मार गिराया पाकिस्तान ने, और कैसे सुबह 4 बजे की खबर आई कि सुबह 4 बजे चीन के विदेश मंत्री, माफ़ी चाहूँगा, चीन के राजदूत इस्लामाबाद में विदेश मंत्रालय, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय पहुँचते हैं और वहाँ सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए क्योंकि भारत के रफ़ाल को गिरा दिया गया। ये टेलीग्राफ की खबर है। तो ये सब कुछ है उस वीडियो में, आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। लिंक शेयर करवा देता हूं थोड़ी देर में अभी इस पे कमेंट बॉक्स में। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पे हमारे साथी सुनील शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सुनील जी इस कार्यक्रम में। बहुत गंभीर चर्चा हम कर रहे हैं और इस चर्चा में अभी से थोड़ी देर बाद
नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, फाइनली आ गए हैं। शकील जी, आपके पास आना चाहता हूं। फाइनली नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी क्यों आने वाले हैं, ये एक बड़ा सवाल है। राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री, बढ़िया है, करें, लेकिन नरेंद्र मोदी इतने दिनों में आज पहली बार क्यों आ रहे हैं? और तब आ रहे हैं जब आज बीजेपी ने यह घोषणा कर दी कि कल से बीजेपी तिरंगा यात्रा शुरू कर रही है 13 से 23 तक, 10 दिनों की। शुरुआत में मैं अपने शुरुआती भूमिका में इस बात को रख चुका हूं, आप लोग सुन चुके हैं। फिर बाद में डॉक्टर राकेश पाठक जी ने भी बताया। कल से लेकर आज तक बीजेपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो कई मीटिंग्स कर चुके। बीजेपी संबित पात्रा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुकी और सिर्फ यही बताने की कोशिश कि हम लोगों की कितनी बड़ी जीत हुई है। वो तो सेना बता रही है शकील जी कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, एक एक फोटो, एक एक पिक्चर, सब कुछ दिखा रही है सेना। मोदी जी कहां थे? और मोदी जी को क्या ट्रंप साहब ने फंसा दिया? कश्मीर का नाम, पहले सीज फायर का नाम, उसके बाद कश्मीर का नाम लेके, क्या इस पर बात होगी? सीज फायर और कश्मीर पे बात करेंगे नरेंद्र मोदी अभी से 40 मिनट बाद, 38 मिनट बाद जब वो भाषण देंगे तो? 37 मिनट अब बचा है। शकील जी। जी राजीव जी, फेस सेविंग आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जितना नीचे गिरा है 11 साल में कभी नहीं गिरा था। राष्ट्रवाद उनका कोर मुद्दा था और आज जो है विपक्षी नहीं, खुद उनके संगठन के लोग, उनकी विचारधारा के लोग, आरएसएस और बीजेपी भी ये सवाल पूछने लगे हैं। खुद प्रधानमंत्री के वो भाषण चलाए जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के वो भाषण संसद में दिया चलाया जा रहा है कि हम जीत रहे थे और कांग्रेस ने युद्ध विराम कर दिया। कांग्रेस जो है किस तरह बॉम्बे हमले के बाद रोते हुए अमेरिका के पास गई, आज वही सवाल उल्टे उनसे पूछे जा रहे हैं। तो अभी जो मोदी जी देश को संबोधित करने वाले हैं वो डैमेज कंट्रोल, फेस सेविंग, और जैसा आपने बताया पहले शुरू में ही अपनी भूमिका में कि ये जो घोषणा है 13 मई से 23 मई तक तिरंगा यात्रा की, ये उसी की तैयारी है कि देश की जनता में फिर से एक उग्र राष्ट्रवाद का माहौल बनाया जाए। उनके जो लोग हैं वो तिरंगा लेके निकलेंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, खासतौर से उन इलाकों में जाएंगे जहां पे वो माहौल को खराब कर सकते हैं। ये सब इसीलिए किया जा रहा है कि जो असली सवाल है उनसे देश का ध्यान एक बार फिर से भटकाया जाए। और वो असली सवाल क्या है वो अब सब पूछ रहे हैं कि आखिर अमेरिका ने कश्मीर के ऊपर मध्यस्थता की बात जो की है, क्या वो हमने स्वीकार कर ली है? पाकिस्तान उसे स्वीकार कर चुका है, वो करेगा भी। वो हमेशा से गुहार करता रहा, कभी यूएन जाके, कभी अमेरिका जाके, कभी यूरोपियन संघ के पास जाके कि आप कश्मीर पे भारत पे दबाव डालिए, बात करवाइए। लेकिन इंदिरा गांधी ने शिमला समझौते में 1971 में बड़ा साफ साफ इसको लिखवाया है, और भुट्टो को यहां बुला के जी। अभी ट्रंप कह रहे हैं तीसरे वेन्यू पे होगा, न्यूट्रल वेन्यू पे होगी भारत पाकिस्तान की वार्ता। इंदिरा गांधी ने कहा नो, पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो दिल्ली आए, शिमला आएंगे, हिंदुस्तान आएंगे, और यहां मैं उनसे बैठ के बात करूंगी और यहां उनसे मैं लिखवाऊंगी। उन्होंने लिखवाया, उन्होंने, इंदिरा गांधी ने, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी तीसरा पक्ष कभी भी नहीं होगा, ये पूरा का पूरा द्विपक्षीय मैटर है। लिख गया, साइन हो गया। उसके बाद 12 फरवरी 1994 को कांग्रेस की ही सरकार थी, नरसिम्हा राव की, संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करवाया प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस ने, कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और जो पीओके है जिसपे पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है वो भी हमारा ही हिस्सा है। आज अगर कश्मीर पे
ट्रंप के मुताबिक नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो उससे पहले उन्हें संसद की अनुमति लेना पड़ेगी। बिना संसद की अनुमति के वो किसी से भी कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते। संसद उन्हें अलाउ नहीं करती है। समस्या बहुत गंभीर है। जिस राष्ट्रवाद का आप जिक्र कर रहे थे जी, वो बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का राष्ट्रवाद नहीं है। जिस एक शब्द से इन्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, विशेषण से जो सबके साथ लगाते हैं, सूडो, छद्म, ये छद्म राष्ट्रवाद है। सूडो सेकुलरिज्म जैसे कहते थे ये लोग, ऐसे ये सूडो नेशनलिज्म है। इन्होंने राष्ट्रवाद के नाम पे वोट हासिल करने की कोशिश की है। ये 13 मई से 23 मई तक यही होगा। आज कांग्रेस ने ये सवाल उठाया। कांग्रेस की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि शिमला समझौता कहां है, नरेंद्र मोदी स्पष्ट करें। बहुत सीधी बात। अमेरिका ने कश्मीर के बारे में बात कैसे की, प्रधानमंत्री मोदी स्पष्ट करें। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी बात कि जिन आतंकवादियों ने पहलगाम पे हमला किया वो आतंकवादी कहां हैं जी, जिंदा या मुर्दा वो आतंकवादी कहां हैं जिन्होंने पहलगाम पे हमारे टूरिस्टों को शहीद किया। और फिर कांग्रेस ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें। गृह मंत्री से सीधे सीधे इस्तीफे की मांग करी है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा में चूक हुई है। सरकार ने वो चूक को मान लिया है पहलगाम में, और उसकी वजह से हमारे टूरिस्ट मारे गए, और उसके बाद भी आज तक उन आतंकवादियों का कोई पता नहीं। संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, वो बहुत जरूरी है। संसद का विशेष सत्र बुलाने का इसीलिए बहुत ही गंदी भाषा में बीजेपी के लोग विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं संसद का विशेष सत्र अगर बुलाया जाएगा तो वो गालियां देगी कांग्रेस। 1962 के युद्ध के समय अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी 1962 में, और नेहरू ने उसके बाद बुलाया फौरन। संसद का विशेष सत्र का मतलब गालियां देना होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एक आदेश पारित किया है, निशिकांत दुबे के खिलाफ, लेकिन बीजेपी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। देश का विदेश सचिव, कल्पना कीजिए आप, जो देश की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रख रहा है। या भारत में तो हम सुन रहे हैं उनकी ब्रीफिंग को, मगर वो पूरी दुनिया में देश की तस्वीर को रखते हैं, देश की डिप्लोमेसी को रखते हैं। उनके खिलाफ इतने गंदे आरोप लगाए ट्रोल्स ने। वो कौन थे ट्रोल्स? उनके परिवार के खिलाफ। क्या अभी तक केंद्र सरकार ने उन ट्रोल्स के खिलाफ, उनका चरित्र हनन करने के खिलाफ, विक्रम मिश्री के, कोई कार्रवाई की? आईएएस एसोसिएशन ने मांग की थी, और आज एसोसिएशन ऑफ इंडियन डिप्लोमेट्स उसने मांग करी है, और उसने साफ कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। आप मनोबल डाउन कर रहे हैं अफसरों का जो देश के लिए लड़ रहे हैं। आपको मालूम होगा कि जो दो हमारी सेना की प्रतिनिधि रोज प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित कर रही थी, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह, उनके खिलाफ भी कहा गया कि हमें ये पसंद नहीं है, ये चेहरे क्यों आ रहे हैं जी। गोदी मीडिया के पत्रकारों द्वारा। गोदी मीडिया के पत्रकारों ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, कि ये इन दोनों के द्वारा पत्रकारों को संबोधित करना हमें पसंद नहीं आया। अब वो ये तय कर रहे हैं कि कौन मीडिया को संबोधित करने आएगा, गोदी मीडिया के लोग, और कौन नहीं। अब देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किन किन सवालों का जवाब देते हैं। जी बिल्कुल। कैसे वो अपनी छवि को वापस ब्रांड करने की कोशिश करते हैं, और क्या वो उसमें सफल होते हैं। क्योंकि ये समय जो है मोदी के लिए सबसे खराब समय चल रहा है राजनीतिक तौर पे। उनके खुद के अंदर, पार्टी के अंदर, संघ के अंदर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देश की सेना बहुत बहादुरी के साथ जब अपने दिए हुए टारगेट को अंजाम दे रही थी, काम कर रही थी, तब राष्ट्रपति ट्रंप ये घोषणा करते हैं कि युद्ध विराम हो गया। हमें नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम था देश में कि युद्ध विराम हो गया, उनका 5 बजे से हो गया। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप की एक और घोषणा आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया है शकील जी, वो बयान अभी सुनाता हूं। और इसमें वो कह रहे हैं कि शनिवार को, पहले मैं हिंदी में बता दे रहा हूं, फिर इनके बयान को सुन लीजिएगा। शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की।
मुझे लगता है कि ये स्थायी युद्ध विराम होगा। जिन देशों के पास बहुत सारे परमाणु हथियार हैं उनमें ये दोनों देश भी हैं। आइए जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी डोनाल्ड ट्रंप अभी सुबह सुबह, क्योंकि अमेरिका में अभी वाशिंगटन डीसी सुबह सुबह का समय है और उन्होंने ये बयान दिया है और अभी से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान देंगे। नरेंद्र मोदी ठीक 28 मिनट बाद अपनी बात रखेंगे देश के सामने और इसी चैनल पर यहीं पे आप लोग सुनेंगे, कहीं जाइएगा मत। बहुत कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं, वो भी हम सुनेंगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए। And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And they have. And तो सुन रहे थे आप, यहां स्टॉप कीजिए। ट्रेड है, बिजनेस है, व्यापार है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी। जी, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये जो टोन है स्टॉप इट वाला, ये तो डांट डपट वाला टोन है सर। बिल्कुल दरवाजी की तरह डांट डपट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। बस इतना ही कहना था। जी, बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे? यहां अभी आप सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब को और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी को हम सुनेंगे थोड़ी देर बाद। इस पर आपकी प्रतिक्रिया, और क्या डोनाल्ड ट्रंप लगातार, क्योंकि उनको भी खबर होगी कि अभी राष्ट्र को संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अपने आवाम को, और उससे पहले ये बयान आना, क्या ये भी प्रेशर टैक्टिस है, कुछ और है, क्या है ये? धन्यवाद राजीव जी। यह पूरा का पूरा सीज फायर और उसी सीज फायर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर के ही आज की सरकार कटघरे में है। भारत ने अपने मुद्दों को कभी भी उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण होने नहीं दिया। भारतीय राजनयिक की सबसे बड़ी सफलता ये रही है कि उन्होंने कहा कि जो भी द्विपक्षीय मसले हैं वह द्विपक्षीय मसले आपसी बात विवाद से ही तय होंगे, इसमें किसी तीसरे पक्ष को स्वीकार नहीं किया जाएगा। और भारत ने यह गरिमा कई दशकों के संघर्ष के बाद हासिल किया था। भारत ने अपने किसी द्विपक्षीय मसले को अंतर्राष्ट्रीयकरण होने नहीं दिया। ये जो संघर्ष शुरू हुआ, इस संघर्ष में भारत के जो राजनयिक की प्रतिष्ठा गिरी है, ये बड़ा सवाल है। विषय यही है। और जो जिस तरह की भाषा ट्रंप बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीजें बैकडोर से होती रहती है जिसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती, लेकिन फिर वाकई सार्वजनिक नहीं होती है। अगर भारत और पाकिस्तान दोनों सीज फायर के लिए सहमत हो जाते हैं, जैसा कि मिस्री साहब ने कहा था कि डीजी मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने अपने काउंटर पार्ट से भारत में बात की थी और उसके बाद 5 बजे से यह सीज फायर हो गया। अगर यह बात भारत पाकिस्तान ने आपस में बात करके तय की थी, तो इसके पहले घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों कर दिया और क्यों आपने स्वीकार कर लिया? जो बातें कही जा रही हैं कि परमाणु युद्ध, तो क्या यह सैनिक संघर्ष शुरू होने के पहले पता नहीं था कि भारत पाकिस्तान के पास परमाणु आयुध है, वो परमाणु संपन्न राष्ट्र है? एक कोई क्या तत्काल जानकारी हो गई? पहले से थी जानकारी इसकी जी। लेकिन अगर आप एक सीमा तक चले गए तो, और उस सीमा तक जाने के बाद, और अगर जब सीज फायर की नौबत भी आई तो हमारी तरफ से शर्तें कौन सी लगाई गई? हम इतने एडवांस स्टेज में थे, भारत की सेनाओं के ऊपर तो कभी किसी ने सवाल पैदा नहीं किया, सवाल पैदा हो भी नहीं सकता। भारतीय सेनाओं ने यह मौका नहीं दिया किसी को दुनिया में
कि उसके ऊपर कोई सवाल पैदा करे। उनका प्रोफेशनलिज्म, उनकी अपनी ताकत, उनकी अपनी क्षमता, उनका अपना शौर्य प्रदर्शन, यह हमेशा विवादों से परे रहा है, कभी कोई सवाल नहीं पैदा कर पाया। चाहे आपसी संघर्ष की बात रही हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत की सेना कभी अपनी भूमिका अदा करने गई। उस आड़ में जो डिप्लोमेटिक विफलताएं हैं, उससे छिपने की कोशिश नहीं होनी चाहिए जी। और इसको तो इसका राजनीतिक रूप देने की कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी ने की। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने जब पूरा का पूरा संघर्ष चल रहा था, तो इस संघर्ष में जो उन्होंने ट्वीट किए जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ, इसकी आवश्यकता क्यों थी? आज ये चर्चा करने की जरूरत क्या थी? 1971 की लड़ाई को लेकर के तमाम तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहना क्यों शुरू किया? यह विषय नहीं था बात करने का। आज सवाल यह है कि जो यह सीज फायर हुआ, सीज फायर में जो तीसरे देश की मध्यस्थता हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया ट्रंप ने, उस पर भारत सरकार क्यों तैयार हो गई? कश्मीर का तो मसला ही नहीं है। ये इस पूरे संघर्ष में कहीं कश्मीर है क्या? विषय आतंकवाद का है, उस पर ट्रंप साहब एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर की मध्यस्थता हम करेंगे। अरे हमने कश्मीर को मसला कब माना है? भारत तो कहता रहा है कि कश्मीर हमारा अविभाज्य अंग है, हम स्वीकार करते हैं, हम भी मानते हैं कि भारत हमारा अविभाज्य अंग, अरे कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, उस पर कौन सी बात होनी है? वो तो बातचीत से परे है, उसमें कोई बातचीत नहीं हो सकती। बातचीत का विषय आतंकवाद है, सीमा पार का आतंकवाद है, उस पर ट्रंप साहब कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम भी चुप हैं। उनकी बातों का हम खंडन भी नहीं कर रहे हैं। आप सरकार को इन बातों का जवाब देना है कि आखिर वो हालात क्यों पैदा हो गए। हम हर मामले में आगे हैं। भारतीय सेना को जो दायित्व सौंपा गया था, जबरदस्त तरीके से उसका निर्वहन हुआ। निश्चित रूप से अगर ये सीज फायर है, युद्ध न हो, ये स्वागत योग्य है, लेकिन अगर युद्ध थोप ही दिया गया तो एक निर्णायक दौर पर पहुंचे तो कहा यह जा रहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और स्थिति क्या हो गई? हमारी प्रतिष्ठा कहां रह गई? देश ने जो स्वाभिमान अर्जित किया था, जो गरिमा अर्जित की थी पिछले कई दशकों में, उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी इसमें शुरुआत कर रही है राजनीति करने की। और अगर जो बात हम लोग कर रहे हैं, विपक्षी दल, विपक्ष के नेता ने कहा कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, कौन सा इसमें गुनाह हो गया? आज की भारतीय जनता पार्टी और उस समय की जनसंघ ताशकंद समझौते के खिलाफ प्रदर्शन किया था इसी देश में। वो अभी देशद्रोह नहीं था, और आज जो लोग इस सरकार की आलोचना कर रहे हैं वो भी देशद्रोह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 26/11 के हमले के बाद मुंबई में उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री जी गेटवे ऑफ इंडिया पे खड़े होकर के भारत की सरकार से और विशेष रूप से प्रधानमंत्री से 5 सवाल पूछे थे जी। वो अभी उस समय यह देशद्रोह नहीं था, और आज जो राजनीतिक दल कर रहे हैं ये भी देशद्रोह नहीं है। सरकार से सवाल करना कब से देशद्रोह हो गया? और आप उसको सेना की आड़ में क्यों छिपाना चाहते हैं? सेना पर तो किसी ने सवाल नहीं पैदा किया जी, हो भी नहीं सकता था वो। लेकिन जो आपकी इस पूरे घटनाक्रम में जो सरकार की भूमिका रही है, उस पर तो बात होगी ही होगी, उससे तो जवाब देनी पड़ेगी आपको। अब जो बात जो कही रहा है आप जो चीजें हुई हैं, जो पहलगांव की घटना घटी, किन कारणों से हुई, जो हमलावर थे वो कहाँ चले गए, कौन लोग उनको प्रश्रय दे रहे थे, कैसे वो इस देश से प्रवेश कर गए, इस पर चर्चा नहीं होगी क्या? आखिर क्या उस समय 26/11 के बाद उस समय की विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने सवाल नहीं पूछा था सरकार से कि वो आतंकवादी इतनी लंबी यात्रा करके, समुद्री की यात्रा करके मुंबई कैसे पहुंच गए? सवाल तो पूछा गया था, आज भी सवाल पूछे जा रहे हैं। इस सवाल से सरकार कैसे बच सकती है? और अगर वो सेना की आड़ में बचने का प्रयास करेगी तो ये तो संभव नहीं है। तो इस पूरे क्रम में जो घटनाक्रम हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो माहौल बनाया इस घटना को लेकर के, अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने तमाम आतंकी हमले हुए, संसद पे हमले से बड़ा आतंकी हमला कौन हो सकता है? भारतीय संप्रभुता को चुनौती दी गई। उस समय के भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सशस्त्र संघर्ष के लिए कोई पहल नहीं किया, डिप्लोमेटिक रास्ते तलाशे, डिप्लोमेटिक स्तर पर पाकिस्तान को घसीटा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया, कई तरह के डिप्लोमेटिक दुश्वारियों को पाकिस्तान को झेलना पड़ा जी। आज आप अगर सशस्त्र संघर्ष में शामिल हो गए तो फिर एक अंजाम तक तो ले जाइए।
किसी सीमा तक ले जाइए। सीज फायर बिल्कुल कीजिए, सीज फायर स्वागत योग्य कदम है, लेकिन अपने अपनी शर्तों, भारत की कौन सी शर्तें हैं? क्या ये बात की जा रही है कि जो हमलावर थे पहलगाम के वही पाकिस्तान वापस करे? जो 21 ठिकाने भारत ने चिन्हित किए हैं आतंकवादियों के, वो पाकिस्तान को उनको नष्ट करे और उनको नष्ट करने के सबूत दे। जो वांछित आतंकवादी शरण लिए हुए हैं, पनाह लिए हुए हैं पाकिस्तान में, वो वापस किए जाए। कुछ तो बात हो जिससे लगे कि जो हमारा मुद्दा था उस मुद्दे पे हम कायम हैं और इस सशस्त्र संघर्ष को जिस सीमा तक, जिन उद्देश्यों को हम लेके जाना चाहते थे, उस उद्देश्यों की तरफ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। हम तो लगातार कहते रहे हैं कि हम किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, किसी सिविल एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट नहीं कर रहे हैं, और भारत ने किया भी। भारत को, सरकार को तो उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहिए कि भारत के इंटेंशन के खिलाफ जो कथित मिनिस्ट्री मीडिया है वो जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही थी कि इस्लामाबाद ध्वस्त हो गया, कराची में पता नहीं क्या हो गया, वहां के सेनाध्यक्ष कहाँ भाग गए, पकड़ लिए गए, तरह तरह की बातें। इन चीजों को भी तो रोकने का प्रयास होना चाहिए था। तो न तो आप डोमेस्टिक स्तर पर कोई कार्रवाई करते दिख रहे हैं और न अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी जो भारतीय गरिमा है उसको बचाते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। इन बयानों को लेकर क्या ट्रंप के, ठीक है, ट्रंप के बातों का खंडन तो कहीं होना चाहिए था। आज देखिए प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, या आज जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं इसको पहले भी करना चाहिए। ये सवाल है, ये सवाल उठना चाहिए कि सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए। आप जो विपक्ष के नेता वो भी कई सारे सवाल हैं सुनील जी, कई सारे सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब न देना ही भारतीय सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इसके राजनीतिक पहलू पे आएंगे और अब चूंकि राजनीति ही होगी, नरेंद्र मोदी जी आज जब बाहर निकल के आ रहे हैं, देश को संबोधित करेंगे तो राजनीति की बात तो होगी। और कल से भाजपा सड़क पे होगी तिरंगा यात्रा लेकर, और आज 2 दिनों से वो दिखाई दे रहा है। जिस दिन एक वीडियो जारी किया गया भाजपा के ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, तभी समझ में आ गया था कि अब इसका राजनीतिकरण होना शुरू हो गया है। देश किस मुहाने पे है, जंग के मुहाने पे है, लेकिन राजनीति भाजपा और राजनीतिक पार्टियों के रग रग में है, इससे कोई आप सब वाकिफ हैं और कोई दो राय नहीं इसमें। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप का फिर से ये कहना, इसके क्या मायने हैं, जबकि थोड़ी देर बाद, ठीक 15 मिनट बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। ये मनाइए कि प्रधानमंत्री इसी मसले को संबोधित करें, हो सकता है किसी और मसले पे भी चले आएँ। एक बार ऐसे ही उन्होंने कुछ अंतरिक्ष की बात करना शुरू कर दी थी। कहीं हो सकता है विराट कोहली ने आज टेस्ट से संन्यास ले लिया, उस पर बोलने लगे। कुछ भी बोलें, प्रधानमंत्री है, उनकी मर्जी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो किसकी मर्जी से बोल रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप जिस ढंग से बात कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर राकेश पाठक जी ने कहा कि बिल्कुल डांटने के अंदाज में जो बात कर रहे हैं, इसके क्या मायने हैं? डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, डॉक्टर राकेश पाठक ने मिलिट्री साइंस में पीएचडी की। आवाज आपकी नहीं आ रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जी अब आ रही है क्या? अब आ रही अब है। आ रही है जी जी। मैंने कहा कि डॉक्टर राकेश पाठक मिलिट्री साइंस जैसे विषय में पीएचडी हैं, तो उनसे बड़ा ज्ञाता तो कोई है नहीं हम में, यहाँ मौजूद लोगों में मिलिट्री के बारे में बात करने। लेकिन जो खास बात यह है कि मैं एक साधारण नागरिक के तौर पे मुझे अचरज है कि जब पाकिस्तान के नेता बार बार जनता में जा सकते हैं, लोगों को बता सकते, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए ऐसी कौन सी शर्म की बात कि वो लोगों से मुंह छुपाते फिर रहे हैं और बात कर रहे हैं बड़े अब्बा। अब बड़े अब्बा जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को किसने ये अधिकार दिया कि वो भारत और पाकिस्तान की ओर से ऐलान करे? ये अधिकार भारत ने तो नहीं दिया, पाकिस्तान ने दिया, तो भारत को उन्होंने टेकन फॉर द ग्रांटेड ले लिया कि भारत तो है ही हमारे साथ, भारत जो चाहेगा, भारत के साथ हम जो चाहेंगे करेंगे। और प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमें हमारे घर में शांति हो गई है, ये बात पड़ोसी से पता चल रही, कितने दुख की बात है। ये साधारण सी बातें हैं और हम ये देख रहे हैं कि हमने पिछले 10-11 साल में क्या क्या किया।
डिप्लोमेसी के लेवल पे क्या किया, हम फिलिस्तीन के साथ थे, हमने उसका साथ छोड़ दिया, इसराइल को के साथ चले गए। मलेशिया इंडोनेशिया को हमने अपने सांस्कृतिक रिश्तों से भी तोड़ दिया, जो हमारे पुराने रिश्ते थे। ईरान हमारा दोस्त था, हमने दुश्मनी ले ली। फ्रांस से हमने राफेल खरीदा, लेकिन मुसलमानों के प्रति घृणा को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर दी। अमेरिका से हमने केवल हथियार खरीदे, हमारा साथी था, शीत युद्ध का साथी था, अब वो हमारा साथी नहीं है। और हमारे सबसे बड़े प्रतिस्पर्धी या दुश्मन भी कहें तो अचरज नहीं, चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है, खुलेआम मदद कर रहा है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। या हमारी डिप्लोमेसी को पता नहीं चल पाया कि ये लोग एक ही हैं। अगर ऐसी स्थिति होगी, भारत हमला करेगा तो चीन किसका साथ देगा, किस तरह जाएगा, ये हमें पता नहीं। क्या हमारे डिप्लोमेट्स को, हमारे प्रधानमंत्री को पता नहीं? भूटान जो हमारा सबसे करीबी दोस्त था, अब हमारा दोस्त नहीं रहा, दबाव में चला गया। म्यांमार सेना ने लोकतंत्र को कुचल दिया और हमारे हाथ में है नहीं। आपकी आवाज जा रही है डॉक्टर साहब, आपकी आवाज जा रही है, वो आपकी आवाज जा रही है, आपको रोकना चाहूंगा। अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही है और भी बातें कही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने एक परमाणु संघर्ष रोका, मुझे लगता है कि ये एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था। साफ साफ कह रहे हैं कि ये एक बुरा परमाणु युद्ध हो सकता था, हमने इस युद्ध को रोक दिया है, लाखों लोग मारे जा सकते थे। मैं उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो को उनके काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्हीं दोनों को मैंने काम पे लगाया था और दोनों देशों को, दोनों राष्ट्रों को, इन दोनों ने, मार्को रूबियो ने और जो विदेश मंत्री हैं और जेडी वेंस जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, इन दोनों ने मिलकर इस परमाणु संघर्ष को रोक दिया है जिसमें लाखों लोग मारे जा सकते थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात और कही है, कह रहे हैं हम पाकिस्तान के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, हम भारत के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं, हम अभी भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही पाकिस्तान के साथ बात करेंगे, व्यापार भी करेंगे, संघर्ष भी रुकवाएंगे। और अच्छी बात है, आपने शांति कायम करवाने में मदद की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप साहब। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे, यह प्रधानमंत्री से जानना पड़ेगा। अमलेंदु जी जल्दी से आपके पास। एक तो राजीव जी, लगता है कि खून में व्यापार असली तो डोनाल्ड ट्रंप के हैं। मोदी जी तो फालतू ही बात करते रहे कि उनके खून में व्यापार है, खून में व्यापार डोनाल्ड ट्रंप के है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया कि वो अच्छे व्यापारी हैं और कैसे, देखिए, दो देशों के बीच युद्ध रुकवा दिया। अब रात को 8 बजे जब नमूदार होंगे, अवतरित होंगे हमारे प्रधानमंत्री प्रातः स्मरणीय, तो अब 2-3 संभावनाएं लग रही हैं, अब पता नहीं है कि नहीं। या तो कहेंगे कि ट्रंप साहब को सीधे सीधे धमकी देंगे मोदी जी की आप गलत बयानी कर रहे हैं, खबरदार भारत के मामलों में कोई आपने गलत बयानी की, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, जो कि कहना चाहिए, जो हम लोगों की आशा है राजीव जी, कि पूरे देश की 140 करोड़ भारतीयों का यही मानना है कि मोदी जी ट्रंप को धमकी भरे अंदाज में कहेंगे, खबरदार ट्रंप महोदय, तुमने अगर भारत के मामलों में टांग अड़ाने की कोशिश की तो तुमसे भी निपट लिया जाएगा, पाकिस्तान से तुम निपटेंगे कि हम घर में घुसकर मारते हैं, पाकिस्तान को भी मारेंगे और तुम बोलोगे तुम्हें भी मारेंगे। तो प्रधानमंत्री ये कहें, लगता है कह सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं कहते हैं राजीव जी, तो फिर जो बात कह रहे हैं ट्रंप साहब और आज जो हमारी सेना की प्रेस ब्रीफिंग हुई, तो इन दोनों के बीच तो राजीव जी जमीन आसमान करता है। क्योंकि अगर ट्रंप साहब की बात सही है तो इसका मतलब कोई परमाणु युद्ध की संभावना थी। हमारी सेना की जो आज प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, उसमें साफ तौर पे कहा जा रहा है कि हमें तो मालूम ही नहीं कि वहाँ परमाणु हथियार भी रखे हुए। इसका मतलब भारत की तरफ से कम से कम कोई स्थिति नहीं थी परमाणु युद्ध की। अगर होती तो हमारी सेना उसको कहती कि भाई हमारी तैयारी थी। हमारी सेना ने ये जरूर कहा कि हम अगली के लिए तैयार है, तो सेना तैयार रहती है, सेना तैयार है। लेकिन सवाल ये कि सेना तैयार है, क्या हमारा राजनीतिक नेतृत्व भी तैयार है? ये सेना तो आगे हमला करेगी नहीं, राजनीतिक नेतृत्व जब तक नहीं करेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगी सेना। तो सेना अपने काम पे मुस्तैद है। राजनीतिक नेतृत्व ने कहा कि सीज फायर, सेना ने कहा सीज फायर। राजनीतिक के नेतृत्व कह देगा कि नो सीज फायर, तो नो सीज फायर, सेना अपना काम पे आगे बढ़ जाएगी। लेकिन बिल्कुल सही बात है कि अगर 3 दिन बाद सीज फायर होता राजीव जी, तो जैसा कि अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि पीओ के भारत का हिस्सा होता, तो वास्तव में पीओ के भारत का हिस्सा होता अगर सीज फायर 3 दिन के बाद होता। तो हो सकता है राजीव जी, या तो मोदी जी आज रात को जो है 8 बजे आ रहे हैं, 8 बजे तो बड़े खतरनाक संदेश लेकर के आते हैं, अब तक का उनका रिकॉर्ड यही रहा है जब 8 बजे आते हैं। तो हो सकता है कि या तो कहें कि राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित हो रही है, ये भी संभावना है।
तो ये भी हो सकता है कि कहीं भैया मुझसे देश नहीं संभल रहा, ट्रंप साहब ने मेरी बहुत बेइज्जती करा दी, मैं चला भाई अपना झोला उठा के जिसको देश संभालना हो संभाले। ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं हमारे प्रधानमंत्री, कपड़े भले ही दिन में 5 बार बदलते हो लेकिन संवेदनशील हैं, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब वो क्या करेंगे राजीव जी, तो आज भी नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन शंकाएं देश के अंदर बहुत सारी हो रही हैं। जब तक 8 बज नहीं जाता और हमारे प्रधानमंत्री के मुखारविंद से उनके शब्द फूटते नहीं है, तब तक देश इसी तरीके के कयास लगाता रहेगा, जैसा 22 अप्रैल से लेकर अब तक कयास लगा रहा था कि प्रधानमंत्री के मुंह से पाकिस्तान का पी क्यों नहीं निकल रहा, प्रधानमंत्री आखिर खामोश क्यों है, उनका ट्विटर हैंडल जो है जिस दिन से सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस दिन से खामोश क्यों है। ये सवाल जो जैसे देश के अंदर उमड़ घुमड़ रहे हैं अभी तक, तो 8 बजे तक राजीव जी इसी तरीके के सब तमाम सवाल जो है उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। बाकी 8 बजे जब प्रधानमंत्री आएंगे तब सुना जाएगा उनके विचारों को कि क्या है उनके मन की बात। हालांकि इतवार को नहीं हुई उनकी मन की बात, तो आज सोमवार है तो 8 बजे आ रहे हैं, तो क्या उनकी मन की बात क्या है ये सुना जाएगा राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण आप कह रहे हैं कि ये 8 बजे से अभी से ठीक 7 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, सीधा उनके भाषण को हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो कुछ कुछ बातें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे बड़ी बात कि दोनों देश परमाणु युद्ध की कगार पर थे और हमने उन दोनों देशों को सीज फायर करवाकर लाखों लोगों की जिंदगी बचा दी है। ये बात कहना बहुत बड़ी बात यह है, क्योंकि शांति कायम करने वाला कोई भी होता है ये अच्छा काम है। इस चीज को हम लोग भी शुरुआत पहले दिन से कह रहे हैं कि युद्ध नहीं शांति चाहिए। और आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, भगवान बुद्ध, और बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। ये बात हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो यही बात करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अभी मेरी बात व्यापार के मामले में भारत से चल रही है, बहुत जल्दी पाकिस्तान से भी चलेगी। इसके क्या मायने, ये यहां क्यों बोल रहे हैं, ये सवाल पैदा होता है। डॉक्टर राकेश पाठक जी, जल्दी से आना चाहता हूं आपके पास कि क्या व्यापार करना मुख्य उद्देश्य है। और सबसे बड़ी चीज, आप लोगों में से किसी ने इस सवाल को भी उठाया था, शायद आपने ही, कि एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं कहा कि आतंकवाद के सफाए में हम भारत का साथ देने के लिए तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप व्यापार की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप परमाणु युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आतंकवाद को लेकर बात नहीं कर रहे हैं। क्या यहां पर भारत पूरी दुनिया में आतंकवाद को लेकर जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते थे, जिससे भी मिलते थे, और उनका पहला यही सेंटेंस रहता था कि आतंकवाद को खत्म करने में हम दोनों देश एक साथ हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों नहीं कह रहे हैं? सवाल तो देखिए राजीव जी, दुनिया में बहुत सारे देशों में तख्ता पलट जो हुए हैं उनमें अमेरिका का हाथ रहा है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं। बाद में जिस तरह से क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स सामने आए हैं एक निश्चित समय सीमा के बाद, उनसे भी ये चीज साबित हुई। अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, तमाम देशों में ये सब करता रहा है अमेरिका। इसलिए आतंकवाद के खिलाफ उसकी जो लड़ाई है वो एक तरह से थोथा पाखंड है। भारत में आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान से प्रेरित हैं, पाकिस्तान से पोषित हैं, यह भी स्थापित सत्य है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को नहीं रोक रहे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, उन्होंने अब तक एक भी बयान में यह नहीं कहा, बताया, बोला अपने एक भी ट्वीट में कि भारत जो आतंकवाद झेल रहा है उसमें वे भारत का साथ देंगे। इसके बजाय उनकी प्राथमिकता व्यापार है, कारोबार है। जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली है उस दिन से वे लगातार उसी को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखे हुए। सिर्फ बार उन्होंने छेड़ रखा है दुनिया के तमाम देशों के साथ। भारत तो वैसे ही नतमस्तक हो गया। भले उस दिन 12-13 फरवरी को प्रधानमंत्री अमेरिका में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, एक तरफा घोषणाएं डोनाल्ड ट्रंप किए जा रहे थे, कोई आपत्ति नहीं की। और इस वक्त संकट काल में भी, युद्ध जैसे हालात में भी भारत ने जो टैरिफ की नीतियों में परिवर्तन किया वो सब अमेरिका के हित में। मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ कहेंगे। एक संभावना जरूर, मैं एक विद्वान साथी उन्होंने लिखा है, उसी को मैं साझा करना चाहता हूं। हो सकता है वे शाब्दिक रूप से आतंकवादी घटनाओं को युद्ध के समान घोषित करने का कोई काम आज करें कि भविष्य में अगर कोई आतंकवादी घटना होगी तो वो युद्ध के समान मानी जाए।
हम तो आज भी कहते हैं उसको मानकर। ये जो है डॉक्टर साहब, ये ऑलरेडी कल सेना की जो बैठक हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये बात बता दी गई है कि कैसी भी गतिविधियां, और विक्रम मिश्री ने भी कहा था कि कैसी भी, सुनील शुक्ला जी कुछ जोड़ रहे हैं विदेश प्रधानमंत्री की तरफ से भी जी कि कोई भी आतंकी घटना युद्ध के रूप में माना जाएगा, यह कोई नया बयान नहीं है जी। नहीं, प्रधानमंत्री आज उसे घोषित कर सकते, प्रधानमंत्री आज अगर घोषित कर देंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा मामला। मतलब हम सब उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हाँ, नई बात नहीं होगी, इसमें कोई शक बात नहीं है। जी, जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसका जवाब अगर मिल जाए। और दूसरी चीज, अब भारत और पाकिस्तान दोनों को एक पर्दे पर रख दिया अमेरिका ने, और हमने स्वीकार कर लिया। मैं कल यही शब्द बोल, बिल्कुल यही कहा कि यह आतंकवाद को संरक्षण देने वाला देश है। इस देश ने लगातार आतंकियों को बढ़ावा दिया है। इस देश ने 1979 से 89 तक अफगानिस्तान में बाकायदा आतंकवादियों को भेजता रहा है। आतंकवादी इसके यहाँ पुष्पित पलवित होते रहे हैं। दुनिया के आतंकवादी जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ ने आतंकवादी घोषित किया, वो सब यहाँ शरण लेते रहे। ओसामा बिन लादेन इनके घर में मारा गया। उस पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को ट्रंप ने एक लाइन पर रख दिया, और हम उसका शब्दशः खंडन भी नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खंडन हो रहा है, सूत्रों के अनुसार, मतलब बाकायदे प्लान की जा रही है कि ये चले खबरें कि सूत्रों के अनुसार भारत ने ट्रंप के बयानों को खारिज कर दिया। सूत्रों के अनुसार लग रहा कि भारत हमने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। यह बात सूत्रों से कही जाने वाली है कि बाकायदे एक अधिकृत व्यक्ति को आगे करना चाहिए कि नहीं। अगर आज प्रधानमंत्री जी बात करते हैं तो अब सवाल यह है कि तभी बात इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन ट्रंप कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, ट्रंप कोई प्रवक्ता तो है नहीं किसी पार्टी के, एक दुनिया के ताकतवर नेता है जिनकी उपेक्षा करना किसी के लिए सामान्य बात नहीं। लेकिन वो ट्रंप साहब जो इतने लंबे युग 2 साल 3 साल से चल रहा युद्ध यूक्रेन और रूस का, उसका समाधान नहीं कर पाए। यूक्रेन जैसा राष्ट्र उनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनकी एक बात पर हम तैयार हो गए। और प्रधानमंत्री जी का, पाठक जी आप याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी का 2013 का इंटरव्यू जो इन्होंने एक चैनल को दिया था, उन्होंने इस बात कह दी, कोई देश कौन होता है भारत के मामले में हस्तक्षेप करने वाला। ये कोई किसी दूसरे व्यक्ति ने नहीं कहा। हो क्या रहा है, हम जो चीजें कभी नहीं इतिहास में हुई उन चीजों को हमने स्वीकार कर लिया। और आप गौरवगान का, सेना की गौरवगान करने की आवश्यकता ही नहीं है। सेना के गौरव से हम सभी परिचित हैं। सेना के को लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं है। सेना को जो जिम्मेदारियां दी गई, सेना के ऊपर के जो जिम्मेदारियों का उसको एहसास था, सब पूरे। वह बातचीत का विषय ही नहीं है। विषय यह है कि जिस मसले पर एक रणनीतिक, डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक, राजनीतिक निर्णय होना चाहिए था, उसमें सरकार ने क्या दिखाया। ट्रंप साहब के को हस्तक्षेप की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्यों मान लिया हमने? हम सक्षम थे बात करने के, अपनी बात करने के लिए। आप अगर वो बात एक कहते भी हैं कि जो कोई भी आतंकी घटना युद्ध माना जाएगा, अरे भारत सरकार लगातार कहती रही है, और भारत सरकार के इस बयान से हम और आप सहमत भी हैं। हम भी चाहते हैं कि आतंकवाद की लड़ाई को, आतंकवाद को सिरे से नष्ट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई को एक अंजाम तक ले जाने का जब स्थिति बनी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन समय तो शुरू हो गया है। जी सीधे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी 8 बज चुका है, भाषण शुरू हो चुका होगा शायद, होंगे। चलिए सुनते हैं। और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को
आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, वो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला,
तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया, जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा।
पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है, एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। और उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है।
हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में
भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो सुन रहे थे यहां सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना, और भाषण उसी पर था। भाषण था पहलगाम हमले के बाद, यानी 22 अप्रैल के बाद जो घटनाक्रम में तेजी से हमने बदलाव देखा। 6 और 7 तारीख की दरमियानी रात जो घटना घटी, भारत ने एयर स्ट्राइक किया 9 ठिकानों पर, 9 आतंकी ठिकाने, जिसमें से 7 पीओके में और 2 कश्मीर पाकिस्तान में। और इन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद जो परिस्थितियां बदली, उस पर अपनी बात रखते हुए और साफ साफ कहते हुए कि अब बात अगर पाकिस्तान से होगी तो बात आतंकवाद पे होगी, बात पीओके की भी होगी। ये बात भी यहां कह रहे हैं। बुद्ध की बात कर रहे हैं, आज बुद्ध पूर्णिमा है, इसकी बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर और एक बात और भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपके पास जल्दी से क्या कह रहे हैं? डॉक्टर राकेश पाठक जी, नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर सवालों पे। जी बिल्कुल। यहां पर नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं और इनसे जो उम्मीद थी, उन उम्मीदों पर, देश जो उम्मीद जो सुनना चाहता था, उन उम्मीदों पर नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, जो आज पहली बार आए, जनता को उन्होंने संबोधित किया। रात 8 बजे 8:22 तक उनका यह भाषण चला, यानी 22 मिनट का भाषण। और इस भाषण से क्या कुछ निकल के आया है उसकी हम चर्चा करेंगे। जल्दी जल्दी आते हैं। पहले डॉक्टर साहब आपके पास ही आना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने यहां कह दिया है कि पाक के खिलाफ भारत का एक्शन सिर्फ स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को खूब भुनाने की कोशिश उन्होंने की। देश के लोगों में अपना जो उनका जो वोट बैंक है उसको झकझोरने की उन्होंने कोशिश की है, यह साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि यह तीसरा पक्ष कहां से आ गया। उन्होंने यह कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, उनको लगा और उसने फोन किया और हम लोग अब इस बात को, सीज फायर को मान लिए। डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत रूप से एक सच्चे भारतीय होने के नाते मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत निराशा हुई है प्रधानमंत्री के संबोधन से। उन्होंने जो कुछ कहा है भारत की घोषित नीति है। आतंकवाद के खिलाफ ये नीति आज की नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो 10 साल लगातार इस पर कायम रहकर पाकिस्तान की यात्रा भी नहीं की थी। उनके सामने कई बार प्रस्ताव लाया गया था कि वे अपनी मातृभूमि होने पाकिस्तान में जन्मे थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उन्होंने हर बार खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पाकिस्तान जब तक आतंकवादी गतिविधियों को हवा देता रहेगा मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रधानमंत्री ने जितनी चीजें कही उनमें से ज्यादातर चीजें हमारे सेना के अधिकारी हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया। उधर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का आवाम तो जश्न मना रहा है जीत का। वे कह रहे हैं कि भारत ने फोन किया। अब ये कॉल रिकॉर्ड सीडीआर कौन लाकर दिखाएगा कि किसका फोन पहले गया, कितने बजकर कितने मिनट पर। इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात और निराशाजनक बात यह है कि देश जिस सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रधानमंत्री के पक्ष को, भारत के पक्ष को सुनना चाहता था, वो ये था कि अमेरिका का राष्ट्रपति, अमेरिका लगातार 2 दिन से यह दावा कर रहा है कि उसने सीज फायर कराया। आज भी नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व के नाम संबोधन देकर दावा कर दिया कि सीज फायर उसने कराया। धमकी भरे लहजे में साफ कहा है कि अगर युद्ध करोगे तो धंधा नहीं होगा। इस पर प्रधानमंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उतना ही महत्वपूर्ण विषय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार दोहरा रहे हैं कि वे कश्मीर मुद्दे का हल निकालेंगे। ये जो द्विपक्षीय मुद्दा था, इसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा
कि हम आपस में सुलझ रहेंगे। हु इज डोनाल्ड ट्रंप, वो कौन होते हैं इंटरवीन करने वाले, नहीं कहा। व्यापार की बात उन्होंने कुछ जुमले कहे कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, व्यापार ट्रेड और टेरर एक साथ टेरर नहीं। जी, ट्रेड और टेरर एक साथ जी। सर मैं उसी पर निवेदन करना चाहता हूं। इसी 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 447.7 मिलियन डॉलर का व्यापार निर्यात किया है, और पाकिस्तान से मात्र 4,20,000 डॉलर। एक तरफ 4,20,000, दूसरी तरफ 447.7 मिलियन डॉलर का कारोबार। ये इस वक्त पहलगाम हमले के बाद जो व्यापार रुका है उससे 3 दिन पहले की रिपोर्ट। पाकिस्तान भारत सरकार और भारत की नजर में मोस्ट फेवर्ड नेशन है। आज की तारीख तक हमारा व्यापार उससे रुका नहीं है, अरबों डॉलर का कारोबार आज भी हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने नई बात कौन सी कही राजीव जी? जो सबसे महत्वपूर्ण विषय थे उन्होंने छुआ भी नहीं। अब जो कल से तिरंगा यात्रा शुरू होने वाली है उसमें ये उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन क्या सचमुच में पूरे देश को युद्धोन्माद के चरम तक ले जाकर, हमारी सेनाओं को युद्ध में झोंक कर इतना ही हासिल हुआ? क्या कल के बाद आतंकवादी घटनाएं रुक जाएंगी? इसके बारे में सीज फायर की शर्तों पर कोई बात हुई? वे शर्तें तो अभी बताई ही नहीं प्रधानमंत्री ने कि आखिर तय क्या हुआ है। वो कल डीजीएमओ की बैठक में होगा, लेकिन आज से पहले कब ऐसा हुआ कि सिर्फ टेलीफोन पर सीज फायर हो जाए? वो भी तीसरा आदमी बैठकर, एक चौधरी फोन करे दोनों को, मोहल्ले के दादाओं जी बिल्कुल, जो लड़ रहे थे। बिल्कुल। तो कई सवाल हैं जो अनुत्तरित रह गए प्रधानमंत्री के इस संबोधन। जी सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से आना चाहता हूं शकील जी आपके पास, कैसे इसको देखते हैं प्रधानमंत्री के इस भाषण को? और सबसे बड़ी चीज कि टेलीफोन पे पाकिस्तान गिड़गिड़ाता आया। चलिए ठीक है, पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था कि सीज फायर कर लो, लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा था और आपने सीज फायर कर दिया। मान लिया जाए, सामने वाला इंदिरा गांधी ने तो सरेंडर करवाया था, अभी आप बता रहे थे, शिमला में कहा कि आ जाइए और सरेंडर करवाया 93,000 सैनिकों के साथ, और फिर द्विपक्षीय वार्ता होगी आगे और शिमला समझौता हुआ। लेकिन आपको एक टेलीफोन आता है, डीजीएमओ पाकिस्तान का गिड़गिड़ा रहा है और आपने सीज फायर कर लिया। तो अब पच नहीं रहा है, इसलिए सवाल कर रहा हूं। राष्ट्रभक्त हम लोग भी हैं, देशभक्त हम भी हैं। राजीव जी, मान लेते हैं पाकिस्तान ने गुहार की, हमने स्वीकार कर लिया, और फिर अमेरिका से कहा कि आप इसकी घोषणा कर दो। अगर हमने स्वीकार कर लिया था तो ये घोषणा हमें करना चाहिए थी। ये घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप कैसे कर रहे हैं कि 5 बजे से ये हो जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री आज देश के भरोसे को वापस कायम नहीं कर पाए। देश जिन सवालों के जवाब जानना चाहता था, प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों पे जोर दे दे के बात उस तरह करी है जैसे वो अपने भक्तों को संबोधित कर रहे हों और गोदी मीडिया को एक नया टास्क दे रहे हों। वो शुरू हो गया है। लेकिन जो देश सबसे बड़ी बात जानना चाह रहा था कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी, जो आपने स्वीकार कर लिया कि बात होगी, मोदी ने कहा हाँ बात होगी, क्या उसमें अमेरिका होगा मध्यस्थ की भूमिका में? नरेंद्र मोदी को मना करना चाहिए था, कोई मध्यस्थ नहीं होगा, हमारी और पाकिस्तान की बात होगी। और जैसे इंदिरा गांधी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को भारत बुलाया था, हम भी यहां बुला के बात करेंगे। न्यूट्रल वेन्यू पे तीसरे स्थान पर कोई बात नहीं होगी। नहीं कह पाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो सारी बातें कही हैं उन्होंने, वो सब हमको मालूम थी, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की। उसे किसी से किसी को सीखने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने ये स्वीकार किया, ये अच्छी बात है कि पूरा देश एक साथ खड़ा था, हर राजनीतिक दल एक साथ खड़ा था। ये मैसेज उन्हें अपनी पार्टी को अलग से दे देना चाहिए कि मैंने अभी अभी प्रधानमंत्री के तौर पे बोला है कि हर राजनीतिक दल साथ खड़ा था, और तुमने 3 दिन पहले जो वीडियो चलाया था जिसमें मनमोहन सिंह को ब्लेम किया गया था, उसको वापस लो। और ये जो तिरंगा यात्रा निकलने वाली है, ये तिरंगा यात्रा जो है
लोगों को भड़काने वाली नहीं हो, उस तरह की नहीं हो जिस तरह से जाके देश में हालत खराब करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री ने आज जो है अपनी फेस सेविंग के लिए जितना वो कह सकते थे उतना कहने की कोशिश की है, लेकिन उससे देश के सवालों का जवाब नहीं मिला। सिर्फ एक बात क्लियर हुई है, और वो जो अमेरिका कहता था उस पर उन्होंने मोहर लगाई है, उसको पुष्ट की है कि हम पाकिस्तान से बात करेंगे। बात पीओके पे होगी, बिल्कुल होगी, करना चाहिए, मगर क्या बात होगी अभी हम यहां कहना नहीं चाह रहे। बहुत शक और संशय है। जी। इनके पूर्ववर्ती जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जनरल मुशर्रफ को आगरा बुलाया था, वहां भी इसी के ऊपर बातचीत हो रही थी। पाकिस्तान हमेशा इस बात को कहता रहा है कि अगर कश्मीर के ऊपर कोई समझौता होगा तो वो तब होगा जब भारत के अंदर बीजेपी की सरकार होगी। उसने हमेशा कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार यहां रहती है वो कश्मीर पे कोई समझौता करने वाली नहीं है। और जैसा हमने बताया कि 22 फरवरी 1994 को संसद में प्रस्ताव पास किया था, प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए थी कि मैं संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए राष्ट्रपति से रिकमेंड कर रहा हूं। राष्ट्रपति बुलाते हैं, उनसे कह रहा हूं, और वहां मैं इस बारे में बात करूंगा कि कश्मीर पे मैं पाकिस्तान से क्या बात करने वाला हूं और अमेरिका को मैं क्या जवाब देने वाला हूं। जी। उन्होंने अमेरिका शब्द का, जिस तरह वो मणिपुर का नाम नहीं लेते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप का नाम नहीं लिया। जबकि इस पूरे गेम में इन 3 दिनों में जो सबसे ज्यादा वाजे है, सबसे ज्यादा द्रष्टव्य है, जो दिख रहा है, वो अमेरिका है और राष्ट्रपति ट्रंप है। ये तीसरा बयान है जो आपने भी पढ़ के सुनाया उनका, राष्ट्रपति ट्रंप का। जी जी। और राष्ट्रपति ट्रंप ने थोड़ा सा, चूंकि राष्ट्रपति ट्रंप का यहां आया है, जिक्र कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सुना देना चाहता हूं, क्योंकि आज जो ट्रंप ने बात करी है वो बात बहुत ज्यादा बिल्कुल डांटने डपटने वाले अंदाज में है। कह रहे हैं शनिवार को मेरे प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण और तत्काल युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि यह स्थायी युद्ध विराम है जिससे बहुत सारे परमाणु हथियार वाले 2 देशों के बीच एक खतरनाक संघर्ष समाप्त हो गया है। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका की ओर से व्यापार का हवाला देने के बाद दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए। ट्रंप ने कहा, हमने बहुत मदद की, हमने ट्रेड से मदद की, हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा ट्रेड करते हैं, इसे बंद करें। अगर आप रुकेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, व्यापार बंद कर देंगे। ट्रंप ने आगे कहा कि भारत और पाकिस्तान ने बहुत सारी वजहों से यह फैसला यानी सीज फायर किया, लेकिन ट्रेड एक बहुत बड़ी वजह है। हम पाकिस्तान के साथ बहुत ट्रेड करते हैं, हम भारत के साथ भी बहुत सारा ट्रेड करते हैं, हम भारत के साथ वार्ता कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के साथ भी वार्ता करेंगे। हमने परमाणु तनाव को रोक दिया है। यह परमाणु जंग हो सकती थी और उसमें लाखों लोगों की जान जाती, लेकिन मुख्य वजह जो है इस सीज फायर का वो ट्रेड है। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। एक छोटी सी प्रतिक्रिया शकील जी, फिर आता हूं सुनील शुक्ला जी आपके पास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां तक इस भाषण में आगे बढ़ गए, कहां तक इसमें राजनीति दिखाई देती है, ये आपसे सुनेंगे सुनील शुक्ला जी। लेकिन ट्रेड मुख्य मुद्दा था शकील जी। बस हम अपनी बात खत्म कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ किया कि मुख्य भूमिका उनके उपराष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री की थी। उन्होंने स्पष्ट किया। देखिए, हम इस बात को मानने के लिए 100% तैयार है कि उनकी तरफ से फोन आया। हम स्वीकार करते हैं उनकी तरफ फोन आया, मान लेते। जब उनकी तरफ से फोन आया तो ये जो है घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कर रहे हैं, ये हम कर देते। करना चाहिए थी कि उनका फोन आया है और हम उनकी गुहार पे, उनकी रिक्वेस्ट पे एक अस्थायी युद्ध विराम, संघर्ष विराम कर रहे हैं, उन्हें एक मौका दे रहे हैं, वो अपने आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। जिन लोगों ने पहलगाम में हमला किया था उन्हें हमें सौंपें, उसका जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री ने। वो लोग गए कहां? जिन लोगों ने हमला किया था, हम सब ये पुरानी बातें याद दिलाना नहीं चाहते, लेकिन बंबई हमले के बाद एक एक आदमी मारा गया था।
जिस 3 दिन पहले जिस बम्बई हमले का जिक्र ये कर रहे थे, बीजेपी अपना वीडियो चला के, कोई छुड़ा नहीं था, एक एक आतंकवादी मारा गया था उसमें। आज वो लोग कहाँ है, उसका जिक्र ही नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसका जो नटशेल में है, प्रधानमंत्री मोदी अपनी इमेज बचाने के लिए आज सामने आए हैं। उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी इमेज के ऊपर भारी डेंट लगा है। वीडियो चला गया आपका शकील जी, लेकिन समझ में आ रहा है कि आप क्या बताना चाह रहे थे। बहुत सारी बातें आप रख चुके हैं। सुनील शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण क्या मायने रखता है? अगर कोई मायने रखता है तो आप ही बता दीजिए राजीव जी। अगर उन्होंने कोई नई बात कही हो तो आप भी बता दीजिए। जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, क्या वह बातें विमर्श में है क्या? भारतीय सेना के उपलब्धियों पे कोई चर्चा हो रही है देश में? हम गौरवान्वित हैं अपनी सेना से। ये जितनी बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, वो सभी बातें भारतीय सेना कह चुकी है। कोई नई, ऐसा कोई नया बात तो उन्होंने रखा नहीं जो भारतीय सेना न कह चुकी हो। मेजर सोफिया कुरैशी से लेकर के और तीनों सेना के प्रमुख अधिकारियों ने जो जो बातें कही हैं पिछले दिनों में, इसके अलावा कोई नई बात प्रधानमंत्री जी ने कही हो तो बताइए। इनके बातों में कंट्राडिक्शन कितना है? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकता। क्या प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद से पहली आतंकवादी घटना है? इनके अपने शासनकाल में कितनी सीमा पार की आतंकवादी घटनाएं हुई हैं? क्या पाकिस्तान के साथ व्यापार को रोकने की कोई कोशिश किया इन्होंने? भारत और पाकिस्तान के बीच में इस पहलगाम हमले के होने के पहले तक लगातार व्यापार चलता रहा। सीधे सीधे व्यापार चलते रहे। पाकिस्तान से होकर के, अफगानिस्तान से होकर के भी व्यापार चलता रहा। कोई रोक टोक नहीं हुई। क्या उस समय आतंकवाद खत्म हो चुका था? आतंकवाद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान से फोन आया था। आ सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर वो हमारे दबाव में, हताशा में, निराशा में, हमारे हमलों से निराश होकर के अगर पाकिस्तान ने हमको फोन किया तो क्या हमने कोई शर्तें रखी? हमारा उद्देश्य क्या था? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई। हम सीज फायर कर रहे हैं तो हम ये शर्तें रखेंगे कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको ये चीजें माननी पड़ेंगी। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि जो आतंकवादी प्रतिष्ठान आपके यहां बने हुए उनको आपको नष्ट करना पड़ेगा। एक शर्त नहीं रखेंगे आप। दबाव में आए हुए किसी प्रस्ताव को यूं ही प्लेन तरीके से स्वीकार करने की कोई घटना आपको याद है इतिहास के किसी दौर में? और अगर पाकिस्तान का संदेश था तो वो उसकी जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति को दे रहे हैं। उससे क्या मतलब? और जो विशेष विमर्श में है इस समय देश में कि कोई तीसरा पक्ष है, भले ही वो अमेरिकी राष्ट्रपति हो, उनको भारत के द्विपक्षीय मसलों में बोलने की आवश्यकता है, उस पर तो आपने एक शब्द नहीं बोला। सवाल इस बात का है ना। और पिछले सरकारों ने क्या किया? आप पाकिस्तान की बात करते हैं। मेरे आंख के सामने एक घटना है। ये शर्म शेख में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो रहा था। मनमोहन सिंह जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान नवाज शरीफ से मिलने से इनकार कर दिया था जी, बात तक नहीं की। ये राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन था युगांडा में। भारत की शर्त थी और पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पहुंचा हुआ था। भारत की शर्त थी कि डेलीगेशन भाग नहीं लेगा और सम्मेलन शुरू होने के पहले पाकिस्तान की सदस्यता खत्म कर दी गई थी। भारत ने कहा कि पाकिस्तान अगर हम मौजूद रहेगा तो हम इस सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रमंडल ने पाकिस्तान को सदस्यता से बाहर कर दिया। ये अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने दबाव दिखाया है। आप क्या करते रहे? आपने एक दोहराया, एक नई बात आपने कही अपने बहुत कोशिश करके कि परमाणु शस्त्रों का ब्लैकमेलिंग हम स्वीकार नहीं करेंगे। अरे उसी के बिना पर तो पूरा राष्ट्रपति ट्रंप की बात हो रही है और आप एक बार ट्रंप का नाम नहीं ले रहे हैं। ट्रंप ने पूरी बात कही कि परमाणु युद्ध, दुनिया को परमाणु युद्ध से बचाने, बड़ी संख्या में लोगों को बचाने के लिए हमारे प्रशासन ने हस्तक्षेप किया। और आप उसको एक शब्द आप ट्रंप का नाम नहीं लेते, एक बार आप अमेरिका का नाम नहीं लेते। आपने कहा कि पाकिस्तान से बात होगी तो आप आतंकवाद को लेकर के बात होगी, और फिर आप ये कहिए ना कि ये जो बात होगी उस बात में तीसरा पक्ष रहेगा कि नहीं रहेगा? उस बात में जो राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है। जितनी बातें आज प्रधानमंत्री जी ने कही इसमें कोई भी विमर्श का विषय नहीं है।
भारतीय सेना की उपलब्धियां, भारतीय सेना का आक्रमण शैली, भारतीय सेना का पराक्रम, भारतीय सेना का जज्बा, भारतीय सेना का प्रोफेशनलिज्म, भारतीय सैनिकों का आत्मबल, कोई बहस का विषय नहीं है। भारत का नागरिक अपनी सेना को लेकर के कोई विमर्श नहीं करता, मान के चलता है कि भारत की सेना ने हमेशा अपना कौशल स्थापित किया है, हमेशा दिखाया है। इसमें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, यह विषय ही नहीं है। विषय यह है कि भारतीय सेना के इस अभूतपूर्व शौर्य प्रदर्शन के बावजूद एक तीसरे पक्ष ने का हस्तक्षेप को हमने क्यों स्वीकार कर लिया? ये पाकिस्तान दबाव में आए हुए पाकिस्तान का निर्णय अगर था तो हम अपनी शर्तें लादी क्यों नहीं? हमने उस अवसर का उपयोग क्यों नहीं किया? सवाल इस बात का है। एक शब्द आप बोलने के लिए तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जी का आज का यह भाषण, कल से जो भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकल रही है उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित करता हुआ है। उनको उन्होंने सामग्री दी है कि इन विषयों पर बात करनी है जी, बिल्कुल। यह उस देश को संबोधित करता हुआ यह बयान नहीं है जो देश ये जानना चाहता है कि भारत की जो गरिमा घटी है उसकी पुनर्बहाली कैसे होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जरा शकील जी, आपकी आवाज चली गई थी। शकील जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर अमलेंदु जी के पास क्लोजिंग के लिए आता हूं। आप कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, उस समय आपका वीडियो डाउन हो गया था। जी, हम यही कह रहे थे कि देश इस वक्त सिर्फ एक बात सुनना चाहता था कि जो पाकिस्तान के साथ हम बातचीत करने वाले हैं उसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा, और प्रधानमंत्री ने इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है। प्रधानमंत्री ने पूरा का पूरा जो बोला है वो अपने गोदी मीडिया के साथियों के लिए बोला है, ताकि वो जो है जिस निराशा में थे, हताशा में थे और जो नहीं कह पा रहे थे, अब वो प्रधानमंत्री का भाषण जो देश के नाम संबोधन है उसको उसी तरह से प्रसारित करने लगे, और वो करने लगे हैं। दूसरी बात, एक खास बात यह है कि जब हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि पाकिस्तान से बात करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, तो ये बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये बातचीत होगी कहां? ये अमेरिका में होगी या भारत में होगी? भारत को ये बातचीत भारत के अंदर करना चाहिए, और यहां प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बुला के करना चाहिए, जैसा इंदिरा गांधी ने 1971 में किया था जी। और इन सबसे पहले संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, और वहां इसके लिए अनुमति लेना चाहिए संसद से और पूरे देश से कि हम पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं, इस विषय पे बात करना चाहते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने बिल्कुल नहीं कही, जिसके बारे में देश सुनना चाहता था, कि पहलगाम में जो आतंकवादी थे जिन्होंने ये कृत्य किया था, ये शर्मनाक काम किया था, बर्बरतापूर्ण काम किया था, वो कहाँ है? मतलब जो बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं सब सही हैं, सब अच्छी हैं। सेना इसको बार बार कह चुकी है कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, बहुत सही है सेना के पराक्रम के बारे में, लेकिन वो लोग कहाँ हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, और ये बात जो आज प्रधानमंत्री ने कही, राष्ट्र को संबोधित किया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जिन सवालों के जवाब दिए हैं उससे ज्यादा सवाल वो छोड़ गए। बिल्कुल, सवाल और ज्यादा बढ़ गए हैं। उन सवालों के जवाब कौन देगा ये कहना बहुत मुश्किल है। और कल से जो उनकी यात्रा शुरू हो रही है, तिरंगा यात्रा, ये देश की एकता को बढ़ाने वाली होगी कि ये फिर देश में उपद्रव पैदा करने वाली होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हर राजनीतिक दल साथ खड़ा रहा, हर वर्ग साथ खड़ा रहा, हर समुदाय साथ खड़ा रहा, तो उन्हें अपनी पार्टी से ये साफ साफ शब्दों में कहना चाहिए कि कहीं पे भी भड़काऊ बातें न करें। वो ये इस तरह के सवाल न उठाएं कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नेहरू ने क्या किया था, मनमोहन सिंह ने क्या किया था। ये जो कहा, प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि कई बार धूल चटाई है। किसने चटाई है धूल? लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में बोलना चाहिए था, 1971 में इंदिरा गांधी ने बोलना चाहिए था। और जो सीज फायर किया उस टाइम अपनी शर्तों पे किया उन्होंने, इस तरह नहीं किया कि राष्ट्रपति ट्रंप घोषित कर दें। बहुत ही आश्चर्यजनक इस सवाल का जवाब बीजेपी और मोदी को बार बार देना पड़ेगा, और सवाल गूंजेगा कि उनके यहां से फोन आया, गुहार शब्द का उपयोग किया, बहुत सही बात है, उन्होंने गुहार की, हम स्वीकार करते हैं उन्होंने गुहार की, हमने उनकी बात सुनी, रिक्वेस्ट स्वीकार की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने फिर राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर कहा कि सर आप इसकी घोषणा कर दीजिए। जी जी,
घोषणा हमने क्यों नहीं करी, घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों कर रहे हैं, और राष्ट्रपति ट्रंप की आज क्या भूमिका है, इसमें प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ये बात जो है उनसे पूछी जाएगी और इसका उन्हें जवाब देना पड़ेगा। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। 22 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस भाषण से क्या कुछ मिला देश को? देश इंतजार कर रहा था 22 तारीख के बाद से, आज 22 मिनट का भाषण। क्या सब कुछ खत्म हो गया इस भाषण में? अमलेंदु जी, एक छोटा सा कमेंट आपका भी, इस कार्यक्रम को समाप्त करें उसके बाद। राजीव जी, दो खतरनाक संकेत प्रधानमंत्री के भाषण से मिले। पहला, उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया से कह दिया है कि अब पाकिस्तान से बात होगी तो आतंकवाद के मसले पर होगी, पीओके के मसले पर होगी। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि दुनिया में उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तान से अब बात होगी तो इन मसलों पर होगी। इसका मतलब तीसरा पक्ष होगा। परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है। ऐसा अगर स्वीकार नहीं किया तो प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि उन्होंने किससे कहा, कब कहा। अभी तक तो प्रधानमंत्री खामोश थे, दुनिया में कई बात नहीं थी, और क्यों कहा, तो ये आपको बताना होगा। आपने किससे कहा? ये क्या आपने ट्रंप से कहा? ट्रंप कह रहा है कि उसने बात की थी आपसे। आपने ट्रंप से कहा तो आपको स्पष्ट करना चाहिए। इसका मतलब आप जब ये कह रहे हैं कि आपने दुनिया से कह दिया है कि पाकिस्तान से इस मसले पर बात होगी तो इन मसलों पर होगी, आपने स्वीकार कर लिया है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं और आप ट्रंप का नाम लेना नहीं चाह रहे हैं। आप पहले आपके मुंह से पाकिस्तान का पी नहीं निकल रहा था और अब आपके माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का डी नहीं निकल रहा मुंह से। आप तो ये राजीव जी एक बहुत खतरनाक संकेत मिला। दूसरा जो खतरनाक संकेत मिला राजीव जी, और बिटवीन द लाइन्स उसको पकड़ के पाकिस्तान अब पूरी दुनिया में हल्ला मचाएगा। कल से ही आप देखिएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु अड्डों के पीछे छिपे हुए आतंकी उसमें भी हम नहीं छोड़ेंगे। ये कहा, अगर मैंने सही सुना है आप लोग तस्दीक कीजिएगा। अगर ये कहा है राजीव जी तो ये कहने की आवश्यकता नहीं थी, ये करने की आवश्यकता होती है, कहने की आवश्यकता नहीं होती है। कहने की अगर आपने कहा है तो इसका मतलब आपने पाकिस्तान को एक चीज पकड़ा दी भारत के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी बात रखने के लिए कि वो विक्टिम होगा और हम हमलावर माने जाएंगे। ये बड़ी कूटनीतिक चूक है। मुझे पता नहीं प्रधानमंत्री का भाषण कौन लिखता है, वो तो नहीं लिखते होंगे वो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इतनी समझ नहीं है कि वो खुद भाषण लिख सकें। जिसने भी लिखा है वो बहुत गलत तरीके से राजीव जी भाषण लिखा है। और तीसरी बात राजीव, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि युद्ध खत्म हो गया है, बुद्ध की आवश्यकता है, चुनाव शुरू हो गया है। 15 तारीख को प्रधानमंत्री जाएंगे बिहार, तो उससे पहले राष्ट्र के नाम संबोधन जरूरी था कि भाई लोगों अब युद्ध की बात मत करो। 15 को राहुल गांधी जा रहे हैं, 15 को राहुल गांधी जा रहे हैं 15 को। अच्छा राहुल गांधी, अच्छा राहुल गांधी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नहीं जा रहे, तो लेकिन प्रधानमंत्री भी जाएंगे, अब तो जाएंगे, प्रधानमंत्री को भी जाना है। राहुल हाँ आप जाएंगे, तो इसीलिए बताइए 15। हाँ बाकी बातें छोड़िए, और बाकी बातें छोड़िए, अब जो है चुनाव में जाने दीजिए। ये प्रधानमंत्री ने संकेत दे दिया है और इसके लिए आप प्रधानमंत्री की आप भूरी प्रशंसा कीजिए, ढोलबाजी बजाइए। बाकी जो कह दिया था सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्हीं बातों को बाकी प्रधानमंत्री तो जी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी, ये कह रहे थे प्रधानमंत्री। लेकिन आज 12 तारीख को डॉक्टर साहब कुछ जोड़ रहे हैं। अमलेंदु जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रेखांकित किया है, परमाणु ठिकानों वाली बात को लेकर। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार की जो घोषित नीति है, बाकायदा उस पर दस्तखत है, नो फर्स्ट यूज, हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो भी उन देशों के साथ जिनके पास परमाणु हथियार हैं। ये 1998 की हमारी नीति है। क्या आज उस नीति को समाप्त समझा जाए? क्या उसके खतरों की जरा सी भी चिंता या जानकारी प्रधानमंत्री को है? क्या आतंकवादियों के सफाई के लिए सचमुच में न्यूक्लियर बम पाकिस्तान पर पटका जा सकता है? क्या अमेरिका या दुनिया के तमाम सारे देश ऐसा होने देंगे? क्या दुनिया आज उस मुकाम पर है कि दो देश जो दोनों परमाणु से संपन्न है वो एक दूसरे पर न्यूक्लियर वेपन चला डालें? तो प्रधानमंत्री ने अगर सचमुच में उस आशय से कहा है तो दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे। और अमलेंदु जी ने ठीक कहा है, पाकिस्तान इसका इस्तेमाल तरीके से कर लेगा। जी बिल्कुल। इस बीच भारतीय सेना की, इंडियन आर्म्ड फोर्स की विज्ञप्ति आ गई है। उस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि आज शाम 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक हुई, फोन पे, हॉटलाइन पे दोनों की बातचीत हुई। उस बातचीत में इस प्रतिबद्धता को जारी रखने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई कि दोनों पक्षों को एक भी गोली नहीं चलानी चाहिए या एक दूसरे के खिलाफ कोई आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष सीमाओं और अग्रिम क्षेत्रों से सैनिकों की संख्या में कमी सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपायों पर विचार करें। यानी सैनिक जो दोनों जगह, दोनों क्षेत्रों में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो बढ़ाए गए हैं दोनों राष्ट्रों की तरफ से, दोनों देशों की तरफ से, उसमें कटौती कीजिए। कोई भी गोलीबारी नहीं करेगा, गोलाबारी नहीं करेगा और साथ साथ कोई भी आक्रामक नहीं होगा और न ही ऐसी कोई हरकत करेगा ये सेना। और आज शाम 12 तारीख आज शाम को 5 बजे दोनों पक्षों भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल की बैठक हुई है। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के हॉटलाइन पर जो मीटिंग हुई, जो बातचीत हुई, और वो बता दिया गया है इंडियन आर्म्ड फोर्स की तरफ से। तो ये विज्ञप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल के बाद आज 12 मई को 22 मिनट उन्होंने भाषण दिया और उस भाषण में जो बातें कही हैं वो आपने सुन लिया। पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के गुनहगार कहां हैं ये पूछेगा हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी जी। आपने वहां उन ठिकानों पे तो कर लिया, लेकिन देश जब सिंदूर की बात कर रहे हैं तो ये भी पूछा जाएगा। जब आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने धर्म पूछकर गोली मारी तो ये भी पूछा जाएगा कि वो जो मारने वाले थे वो कहां हैं। बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। और सबसे बड़ा सवाल कि डोनाल्ड ट्रंप से आपने घोषणा क्यों करवाई सीज फायर की? जब आप ही कह रहे हैं कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था तो आप खुल के आते, बोलते देखो वो गिड़गिड़ा रहा है, देशवासियों क्या करना है। देश तो आपके साथ था, देशवासी कहते कि आपके हवाले है देश, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तो वही कहता देश। चलिए, ऐसे बहुत सारे सवाल जो अनुत्तरित हैं, जिसका उत्तर नहीं मिला है, जवाब नहीं मिला है, उसका इंतजार रहेगा। कल से देश में राजनीति शुरू हो जाएगी कह दीजिए, क्योंकि कल 13 तारीख है और तिरंगा यात्रा मजे लीजिए 23 तारीख तक, और फिर ऑपरेशन सिंदूर खेला और बाकी सब कुछ देश में अलग अलग जगहों पे चल ही रहा है, मजे लीजिए। 3 दिन 4 दिन ये हुआ क्या, ये समझ में नहीं आया, मुझे तो नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जहां इतने लोग मारे गए, इधर से भी उधर से